Hello friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated November 2, 2024 and the day is Saturday. अभी आप लोगों ने दिवाली मनाई होगी। आई होप आप लोग सबकी दिवाली अच्छे से गई हो और आने वाले छठ के त्योहार के लिए भी आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखो, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, नवंबर आ गया है और अब आपके एग्जाम में हार्डली 1 महीना रह गया है। आप लोगों के लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना आई नो बहुत कम्बरसम हो जाता है, टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। तो हमने अपने तरफ से एक पहल की है। हम पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब सैटरडे टू सैटरडे न्यूज़पेपर एनालिसिस आएगा, जिसमें इसका क्या मतलब है सैटरडे टू सैटरडे? इसका ये मतलब है कि जो पूरे वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो मैं आप लोगों के लिए देखूंगी, आप लोगों के लिए कलेक्ट करूंगी और सैटरडे को वो सारी न्यूज एक साथ आपके लिए लेकर आऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो प्री सेंट्रिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम सेंट्रिक, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कवर करके सैटरडे को लेकर आऊंगी ताकि आप पूरे वीक अच्छे से अपनी बाकी चीजों को कमिटमेंट दे सको। लेकिन सैटरडे को जरूर ये न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना ताकि सैटरडे को आप लोगों पूरे वीक में क्या चीजें हुई उससे अवगत रहोगे, आउट ऑफ टच नहीं जाओगे। ये भी पता रहेगा क्या चल रहा है और ये भी टाइम रहेगा कि बाकी चीजें क्या पढ़नी है। तो ये हमारी एक न्यू जो है वो पहल रहेगी। पर हाँ, आप लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि आप लोग आओगे सैटरडे को, सारी चीजें देखोगे। मैं अच्छे से टाइम दूंगी, आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगी जो वीक के एंड में हुआ है। बट हाँ, आप लोगों को भी कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि आप लोग आओगे और तब तक जो आपको एडिशनल टाइम मिलेगा इस वजह से उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिकॉज नवंबर आ चुका है, 2 नवंबर हो गया है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। देखो, डिसएंगेजमेंट एट 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपको पता ही है कि ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पे हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिले थे और उससे पहले ही बहुत बड़ी एक अग्रीमेंट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर के कि पेट्रोलिंग रिज्यूम की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग राइट्स मिल गई थी 2 जगह की। कहाँ की? देमीचौक और देपसांग की। उसके अलावा जो बफर एरिया था वो भी मैंने आपको बताया था कि एक बफर एरिया है जहाँ पे दोनों के दोनों कंट्रीज नहीं जाएंगी। तो जब देखो, जब पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर हो गई ना, जो प्री 2020 वाले गलवान वैली वाले प्रॉब्लम से पहले की पेट्रोलिंग राइट्स थी वो रिस्टोर हो गई, ये आपको मैंने अच्छे से बताया था। तो अब क्या है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है ताकि पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन हो सके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, बहुत ही स्विफ्टली मूव कर रहा है और जो अग्रीड था जहां जहां की जाएगी, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे डेमचौक और देपसांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, वहीं पे रिज्यूम हुई है। तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल थिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। कब हुई है? तो फ्राइडे के टाइम पे हुई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको ये चीज मैं अंदर अच्छे से बात करूंगी। तो अभी एलिफेंट्स है ना, एक हर्ड ऑफ एलिफेंट है ना, उसमें से 10 लोग मर गए हैं, मतलब 10 एलिफेंट्स मर गए हैं। कहाँ पे? बांधवगढ़ रिजर्व में। तो उसको लेकर के एक मास बेरियल बन रहा है। मतलब मास बेरियल का मतलब होता है दफनाना, सबको एक साथ दफनाया गया। तो वहां पे क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में हम अंदर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको पता ही है कि यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वही बात विवाद, आरोप प्रत्यारोप होने वाले, ये हमारे काम का नहीं है। पर हाँ, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि अभी यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा सा वॉच रखना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं न्यूज डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, पहली बात तो यहाँ से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज लेनी है। पहले ये कि बांधवगढ़ रिजर्व किधर है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है। पहली चीज तो ये याद रखनी। ठीक है, बांधवगढ़ में आपको ये पता चल गया है टाइगर रिजर्व और यहाँ अच्छी खासी एलिफेंट की भी पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब देखो एलिफेंट के बारे में अगर हम लोग बताएं, पहले बताती हूँ हुआ क्या है, क्योंकि ये आपके लिए यहाँ पे कैसे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, स्पेशली प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या हुआ है ना, 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई है क्योंकि उन्होंने लार्ज अमाउंट में कोडो मिलेट खा लिया था। क्या खा लिया था? कोडो मिलेट। और इसमें सिर्फ एक मेल बच रहा है जो कि 20 साल का सर्वाइविंग एलिफेंट है और बाकी जो है वो 10 के 10 मर गए हैं।
अब हुआ क्या है, 10 लोग मर गए हैं तो उन लोगों की एक मास बेरियल साइट बनाई गई थी, जहाँ पे ये 20 साल का सर्वाइवर आया। और ये क्योंकि एलिफेंट्स ना बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं, इनकी मेमोरी पावर भी बहुत ज्यादा होती है और ये हमारे ह्यूमंस की तरह इमोशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एलिफेंट ना बार बार इस बेरियल साइट पे आ रहा है और ये बार बार जो है चार्ज कर रहा है टूवर्ड्स जो भी ऑफिशियल्स है, बिकॉज ही इज ग्रीविंग, बहुत दुखी है ये, क्योंकि इसके 10 के 10 ग्रुप मेंबर्स मर गए हैं। ठीक है, तो ये वाले जो मरे हैं ये एलिफेंट्स, ये कोडो मिलेट खा के मरे। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि कोडो मिलेट खा के मरे? तो देखो, अभी चीज जो है ना वो पोस्टमार्टम हो रही है एलिफेंट्स की। तो क्या अभी तक चीज बाहर निकल कर आई है कि कोडो मिलेट जो होता है ना वो एमपी वाले एरिया में बहुत उगाया जाता है। मिलेट आपको पता ही है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि मिलेट का जो है जो उपज है वो बढ़े, क्योंकि मिलेट जो है एक सुपर फूड है। ठीक है, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि मिलेट एक सुपर फूड है जो कि बहुत हेल्प करता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और काफी अच्छा है ये। लेकिन कोडो मिलेट में प्रॉब्लम क्या है कि इसको ये ना बड़ा जो फंगस बोलते हैं ना, जब भी किसी चीज में मायो लगा हो ना, तो आप लोग एक तरह से ध्यान में रखना कि ये फंगस से रिलेटेड है। ये बस एक कीवर्ड मैं आपको दे रही हूँ। तो जो भी कोडो मिलेट है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम एक ही है कि इसके अंदर बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। तो इस कोडो मिलेट में शायद कोई फंगस अभी भी ये जो है ना वो स्टेज पर है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जानने के स्टेज पर है। तो कोडो मिलेट के अंदर जो है वो मायोटॉक्सिन्स हो गए होंगे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और इसको खाकर बहुत सारे एलिफेंट्स की जान चली गई है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, और ये भी ध्यान में रखना है कि एलिफेंट्स जो है वो इस एरिया में 2018 में आए थे, बांधवगढ़ में। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपना घर बना लिया था। तो जैसे इतने सारे एलिफेंट्स की डेथ हो गई है, तो इसमें अभी कौन सर्वाइवर है? तो एक 10 ईयर ओल्ड फीमेल एलिफेंट और 2 साल के काफ 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 बोलते हैं एलिफेंट के बच्चे को, 2 साल का काफ, एक 10 साल की फीमेल एलिफेंट और एक 20 साल का मेल सर्वाइवर, जो कि काफी दुखी है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोडो मिलेट के कुछ और भी नाम है, जैसे इसको काउ ग्रास और राइस ग्रास भी बोलते हैं। तो कल को अगर आ गया तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीसी है। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो इकोसिस्टम पे। ठीक है, कीस्टोन का यही मतलब होता है कि इसका इतना इम्पैक्ट होता है कि ये पूरा का पूरा अबंडेंस में होता है उस इकोसिस्टम में। ठीक है, इसको इसलिए टर्म आपको याद रखना है, जिसका इम्पैक्ट हो पूरे इकोसिस्टम में। अगर ये चला गया तो पूरी इकोसिस्टम इम्पैक्ट कर जाएगी, तो उसको हम लोग कीस्टोन स्पीसी बोलते हैं। ठीक है, मेंटेन करने में मदद करता है इकोसिस्टम को। अब देखो, आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें एलिफेंट के बारे में बता दूं, उसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में। तो आपको पता है इंडियन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये अपनी एक रेड लिस्ट निकालता है जिसमें ये अलग अलग कैटेगरीज में डालता है एनिमल्स को। तो उसके हिसाब से अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट इंडेंजर्ड है, और हमारे इधर कौन से पाए जाते हैं? एशियाटिक एलिफेंट। एशियाटिक एलिफेंट भी इंडेंजर्ड है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलिफस मैक्सिमस है। तो ध्यान में रखना है कि एशियाटिक एलिफेंट इंडेंजर्ड है। उसके अलावा एक कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS होता है। ये माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए कन्वेंशन होता है, इसमें प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्टेड एनिमल्स डाली जाती हैं। तो इसके अपेंडिक्स में भी जो हमारा एशियन एलिफेंट है वो अपेंडिक्स 1 में है। तो CMS के अपेंडिक्स 1 में, IUCN रेड लिस्ट के इंडेंजर्ड में, और एक साइट्स होती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसी ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसके भी अपेंडिक्स 1 में एशियाटिक एलिफेंट है। उसके अलावा हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो अपना देसी इंडिजिनस एक्ट है, उसके अंदर शेड्यूल 1 में, और शेड्यूल 1 में वो एनिमल्स हम लोग रखते हैं WPA 1972 के अंदर, जो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है प्रोटेक्शन की। ठीक है, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो उसके अंदर ये एलिफेंट आते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाईएस्ट नंबर एलिफेंट इंडिया के किस स्टेट में है। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से रिलेटेड थी, जो प्री का भी थोड़ा रिविजन हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, स्पेन में ना फ्लैश फ्लड आए हुए हैं। फ्लैश फ्लड का क्या मतलब होता है? एकदम अचानक से इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी ना, बारिश के वजह से, या मान लो अगर ये पहाड़ों में हो रहा है तो ग्लेशियर के पिघलने के वजह से अलग रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर प्लेन एरिया में हो रहा है तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से। तो क्या हुआ, स्पेन में फ्लैश फ्लड्स आ गए और 205 लोग कम से कम मारे गए हैं। तो इस वजह से लोगों के अंदर पहले तो शॉक था कि अचानक से इतना ज्यादा पानी और कहाँ से आ रहा है, पर अब वो एंगर में और फ्रस्ट्रेशन में बदल चुका है। क्यों? क्योंकि 202 लोग मर जाना, 205 के अराउंड मर जाना इज वे टू मच। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग
की डेथ हो रही है, डेथ टोल बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग स्ट्रीट पर आ गए हैं, व्हीकल्स देख सकते हो आप किस तरह से लोग जो है स्ट्रीट पे आके हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि पूरे व्हीकल्स फंसी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। और ये हुआ आया कहाँ पे है, तो ये फ्लड आपको दिख रहा है कौन से एरिया में, आपको दिख रहा है वेलेंसिया रीजन में, वेलेंसिया रीजन की ईस्टर्न रीजन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो एरिया है ना, वहां पे इतना ज्यादा बारिश आया है पिछले 8 घंटे में, जितना कि पिछले 20 महीनों में नहीं आया था। इसी वजह से फ्लैश फ्लड आया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेते हैं। देखो ये है स्पेन, ठीक है। स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। और स्पेन के बगल में आप कौन सी कंट्री देख रहे हो, तो पोर्टुगल देख रहे हो और फ्रांस देख रहे हो, ठीक है। उनसे बॉर्डर शेयर कर रहा है। स्पेन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि स्पेन और स्पेन के पास ही ना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। आप देख सकते हो स्पेन से अफ्रीका के मोरक्को में कितना कम डिस्टेंस है, तो इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। इसको ये मेडिटेरेनियन सी है ना, ये वाला एरिया मेडिटेरेनियन सी के पास है। तो इसको क्रॉस करके बहुत सारे अफ्रीकन लोग जो हैं वो यूरोप चले जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को, ठीक है। और इसलिए आपको याद रखना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस तरफ है, किस तरफ है आपके, इसके उधर स्पेन है और नीचे आपका मोरक्को है, ठीक। इतना याद हो गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ वेलेंसिया है, यहीं पे आया है, इसके ईस्टर्न रीजन में आपके ये फ्लैश फ्लड आया है, वेलेंसिया वाले रीजन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। चलो थोड़ा सा हमने मैप भी देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रांस भी है और कुछ स्पेन की इंपॉर्टेंट जगह में, एक वेलेंसिया है, मैड्रिड तो है ही, एक तो लेदो भी याद रखना, एक मेरीदा याद रखना, और उसके अलावा आप इधर याद रखना बिलबाओ, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको पता है कि 1 नवंबर को हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है विवेक देब्रॉय, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और ये बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है इंडिया के लिए। विवेक देब्रॉय जैसे कि आप लोग सब जानते थे, हमारे गवर्नमेंट के, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि विवेक देब्रॉय जो है ना वो नीति आयोग के भी मेंबर थे, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। कब, अंटिल कब तक, तो ये ना जून 2019 तक नीति आयोग के भी मेंबर थे, अंटिल जून 29 नीति आयोग मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है इज अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट है नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे एज अ नेशन के लिए, ठीक है। और इनकी एक्सपर्टीज किस में थी, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पब्लिक फाइनेंस में, इन सब में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। विवेक देब्रॉय जो है ना वो हमेशा आर्ग्यू करते थे गवर्नमेंट को कि रैशनलाइज हो जाओ, और सिर्फ एक सेक्टर में ही नहीं। विवेक देब्रॉय लॉ के लिए, जुडिशरी के लिए, रेलवे के लिए, ट्रेड के लिए, सबके लिए विवेक देब्रॉय जी ने रैशनलाइजेशन की बात की थी, ठीक है। वो सिस्टम के अंदर से भी ये चीज बोलते थे और सिस्टम के बाहर से भी रिफॉर्म्स की बातें करते थे, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एनसीएआर, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, ये सब के अंदर रहकर भी बोलते थे। उसके अलावा वो बाहर से, जब वो सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च में अपना इनका रोल था ना, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च 2016 से, तभी भी ये चीज वो बोलते थे। और जब वो चेयरमैन रहे हैं पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से, तभी हमें पता चलता है कि इनके नॉलेज में ना जो डेप्थ थी वो अनमैच्ड थी। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो पैशन था विवेक देब्रॉय जी का, वो ये था, वो ट्रांसलेशन करवाना चाहते थे क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट की। और ये आपको मजाक लगता होगा, ये बहुत बड़ा टास्क है, इट इज अ हरक्यूलियन टास्क। अगर किसी इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट कराना हो ना, तो पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट लग जाती है, ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। पर विवेक देब्रॉय का ये पैशन था और उन्होंने संस्कृत में मास्टरी कर ली थी, ठीक है। उन्होंने महाभारत, पुराण, उपनिषद से लोगों को वापस इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। उनका एक डिजायर था कि वो हमारी जो लिटरेरी हेरिटेज है ना वो वापस से रिवाइव हो, और इसीलिए वो ना इस ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते थे। विवेक देब्रॉय जो है ना वो चले जरूर गए, बट उनकी लेगेसी ना आज भी है और सालों साल रहेगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, सो वी नीड टू नो अबाउट हिम। नेक्स्ट देखते हैं।
आपको पता ही है हमारी करंट अफेयर की मैगजीन है तरकश, उससे आपने अच्छे से सारी मैगजीन्स करी होगी, क्लासेस आप रेगुलरली करते होगे, टेस्ट लगा ही रहे होगे। आप देखो टेस्ट बहुत दे दिए होंगे आपने अभी तक काफी, तो उसको एनालाइज करना शुरू कर दो। जो जो चीजें पढ़ रखी है, जो जो टेस्ट दे रखे हैं, उसको वापस एनालाइज करो, कहाँ गलती हो रही है। वो चीज अगर आप लोग कर लोगे ना, तो ही पूरी तरह से चीजें कंसोलिडेट होगी, नहीं तो कंसोलिडेट नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस बार एक थोड़ी अलग सी डेटा निकल कर आ रही है कि बाकी साल में आप मिला के देखो तो ये 2024 में जो पोस्ट दिवाली का हवा था ना दिल्ली में, वो साफ था इस बार। ठीक है, अभी मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। देखो 2023 का डेटा देखो, ये रेड वाला जो है ना, रेड वाला दिवाली के दिन की एयर क्वालिटी है, और ग्रीन वाला दिवाली के अगले दिन की एयर क्वालिटी है, और एक दिन पहले की। तो आप देखो ये 2023 में आप देख सकते हो किस तरह से दिवाली के अगले दिन बहुत ज्यादा उछाल दिखता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने में, पर 2024 में ये डेटा नहीं दिखा। 328 से 339 नहीं बढ़ा। इनफैक्ट आप 2021 में देख लो तो सबसे खराब स्थिति थी, 382 से 402 462 चला गया था। बहुत खराब होती है एयर क्वालिटी, ठीक है, 400 में चल रहा था, पर इस बार 339 होता है 2024 में, जो कि एयर को क्लीनर बना रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो क्यों ऐसा हुआ है कि अब अभी देखा गया कि 24 घंटे की जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है ना, वो फ्राइडे 339 थी, और जो मैंने आपको बता ही दिया बाकी से बेटर थी। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या ऐसा हुआ कि दिवाली की एयर जो है इतनी ज्यादा क्लीन रही बाकी सालों से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वार्मर टेम्परेचर। आप नोटिस करो लास्ट ईयर जब दिवाली हुई थी ना, तो वो ना नवंबर में हुई थी, ठीक है, मिड नवंबर के आसपास हुई थी, और वहां पे ना नवंबर में थोड़ी ठंडक आ जाती है। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था, 13 डिग्री सेल्सियस था एवरेज टेम्परेचर, जो सबसे कम था, और सबसे मैक्सिमम 28 डिग्री के आसपास था। पर इस बार ना अक्टूबर में एंड में हो रही है दिवाली, 31 अक्टूबर को हुई, मान लो किसी ने 1 को भी नवंबर को भी मनाया, फिर भी तो अक्टूबर के एंड में ही हुआ ना। तो अक्टूबर के टाइम थोड़ी ज्यादा गर्मी है, ऑफ कोर्स होगी नवंबर मिड नवंबर से ज्यादा। तो जब वार्मर टेम्परेचर होता है ना, तो जो एयर क्वालिटी होती है ना, वो बेटर हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कूलर टेम्परेचर होता है ना, तो कूलर टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर गिरता है, तो जो इन्वर्जन हाइट होती है ना, इन्वर्जन हाइट वो हाइट होती है, वो लेयर होती है जिसके बियॉन्ड जो पोल्यूटेंट है वो अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अगर विंटर टेम्परेचर ज्यादा हुआ ना, तो पोल्यूटेंट नीचे ही रह जाएंगे, अगर यहाँ पे पोल्यूटेंट है तो नीचे ही रह जाएंगे। पर अगर एयर थोड़ी सी वार्म है, तो पोल्यूटेंट अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर में जाएंगे और फिर डिस्पर्स कर जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। पर विंटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हुई गर्मी के वजह से, तो जो कॉन्सेंट्रेशन था एयर पोल्यूटेंट का वो इंक्रीज नहीं हुआ लोअर सरफेस में, लोअर एटमोस्फियर में। ठीक, उसके अलावा दूसरी चीज थी स्ट्रॉन्ग विंड। इस बार क्या हुआ ना, देखा गया जो विंड स्पीड थी पोस्ट दिवाली, वो कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर पर आवर तक भी थी। तो जब बहुत ज्यादा हवा चलती है ना, तो जो भी पोल्यूटेंट है वो अच्छे से डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, वो एक जगह नहीं स्टिक करके रहते, ये पोल्यूटेंट जो है आराम से इधर से उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर विंड की वजह से हुई। देखो दो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं पोल्यूटेंट में, एक पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और एक पर्टिकुलेट मैटर 10। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसको 2.5 या PM10 क्यों बोलते हैं, ऐसा 2.5 या 10 का क्या, इस नंबर का क्या संबंध है, इसके नेमिंग से। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10, ये दोनों स्ट्रॉन्गर विंड्स की वजह से अच्छे से डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि क्रैकर्स जलाए गए होंगे दिवाली में, उसके बाद पंजाब हरियाणा से स्टबल बर्निंग भी हुई, लेकिन ये हवा जो है ना कैरी करा के ले जाता है, तो पोल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सारी दो रीजंस है मेन, स्ट्रॉन्ग विंड और वार्मर टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से इस बार की दिल्ली की एयर क्लीन थी। तो उसी को हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसी को समराइज किया है, बोला कि इस बार कूलर मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस नहीं आई हैं और विंड स्पीड भी काफी फेवरेबल था, तो पोल्यूटेंट डिसिपेट हो गए दिवाली के बाद, और एयर क्वालिटी लेवल जो है वो बेटर रहा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि इस बार क्यों बेटर था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो साइंटिस्ट ने पहली बार क्या डिस्कवर किया, ब्लैक होल ट्रिपल। देखो आप लोग जो जिनको भी साइंस में इंटरेस्ट होगा, जो भी ये सारी मेट्रोलॉजिकल चीजें पढ़ने में बिलीव करते हो, साइंटिफिक चीजें, उनको ब्लैक होल में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो उनको पता होगा ब्लैक होल बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें सुपरनोवा इवेंट के बारे में आपने सुना होगा कि एक जो सुपर मैसिव ब्लैक होल, सॉरी सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं, जब ब्लैक होल बनता है तो क्या बोलते हैं ना कि जब कोई स्टार एक्सप्लोड कर जाता है,
ठीक है, एक्सप्लोड करता है तो वो अपने साथ ब्लैक होल बनाता है। एक स्टार जो है वो पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, ठीक है, और वो जो है वो कोलैप्स कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, और फिर वहां से ब्लैक होल बनने का पूरा ये सिस्टम स्टार्ट होता है। इसी पूरे इवेंट को सुपरनोवा कहते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा है कि मोस्ट ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड एट द एंड ऑफ देयर लाइव्स। स्टार्स की भी लाइफ होती है, जब वो एंड हो जाते हैं ना तब सुपरनोवा होता है। लेकिन अभी जो हमारे साइंटिस्ट को मिला है वो है ट्रिपल ब्लैक होल। ट्रिपल होल सॉरी ब्लैक होल ट्रिपल। ब्लैक होल ट्रिपल का क्या मतलब होता है, वहां पे हम देखते हैं कि एक ब्लैक होल तो है ही है, उस ब्लैक होल के जो है वो बगल में एक और स्टार है। एक स्टार तो है ही है जो मरने वाला है, अपने मरने की स्थिति में, पर उसके बगल में भी स्टार है, यानी कि दो स्टार्स है और तब आपको ब्लैक होल दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल ट्रिपल। ब्लैक होल ट्रिपल जो है वो कहाँ पे दिखा है, तो एक एक्सरे रीजन है V404 सिग्नी, ठीक है, उस वाले रीजन में मतलब ये ब्लैक होल दिखा है। ठीक है, यहाँ पे दो स्टार्स मिले हैं ब्लैक होल के अलावा, और ये बोला जा रहा है कि यहाँ शायद सुपरनोवा नहीं हुआ है, यहाँ पे फेल्ड सुपरनोवा हुआ है। फेल्ड सुपरनोवा का मतलब होता है, तो जो ये ट्रिपल ब्लैक होल है इसमें क्या देखा गया है कि यहाँ पे ना कोई सुपरनोवा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत जेंटल प्रोसेस हो रही है। इस जेंटल प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन में अंतर होता है। इम्प्लोजन में कोई मैटर एक्सपेल नहीं करता है, ठीक है, वो जो क्या होता है ना कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल जो कोलैप्स है इतना क्विकली हुआ होगा ना कि सुपरनोवा जो है ना वो ट्रिगर नहीं हो पाया होगा और इसकी जगह इम्प्लोजन हो गया होगा। और इम्प्लोजन काफी जेंटल प्रोसेस है। तो अब आप लोग कहोगे लेकिन हम तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो है स्टार कोलैप्स करेगा तभी, तो क्या ये थ्योरी गलत है? नहीं, गलत नहीं है। इसका ये मतलब है कि ऐसा माना जा सकता है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं थ्योरी, इससे हम ये थ्योरी निकाल सकते हैं, हो सकता है सारे के सारे ब्लैक होल में ये पहले ट्रिपल सिस्टम ही रहे होंगे। एक स्टार जो है वो सोचो आप, इधर एक ब्लैक होल है, इधर एक स्टार है, इधर एक स्टार है। मान लो ये वाला स्टार एक्सप्लोड कर गया और ये वाले ब्लैक होल के को और बड़ा कर दिया इसने, ठीक है, तो यहाँ पास वाला जो ब्लैक होल है फिर से तो बाइनरी सिस्टम हो गया। यूजुअली ब्लैक होल जो होते हैं वो बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं, तो जब ये वाला स्टार कोलैप्स कर जाएगा तो भी ये भी तो बाइनरी हो जाएगा, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि हो सकता है सारे जो ब्लैक होल्स बने होंगे वो अल्टीमेटली स्टार्टिंग ट्रिपल सिस्टम से ही हुआ होगा इनका, और बाद में ये बाइनरी बन गए होंगे। बाइनरी से यहाँ मेरा ये मतलब है कि जब एक स्टार एक्सप्लोड करता है तो ब्लैक होल बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दूसरा स्टार भी है तो एक चला जाएगा तो दूसरा रहेगा तब तक, क्योंकि जब आप डिस्टेंस देखते हो ना, जब डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ट्रिपल ब्लैक होल में एक स्टार जो है उसको हर बहुत क्लोज है, 6.5 डेज में ऑर्बिट कर रहा है, पर दूसरा वाला काफी दूर है, 70,000 में ऑर्बिट कर रहा है। तो जो पास वाला वो तो फट के अंदर चला जाएगा, फिर 70,000 वाला बाद में आएगा, तो फिर से तो बाइनरी सिस्टम बन गया ना। तो उसी को हम लोग ट्रिपल सिस्टम कह रहे हैं। बस ये याद रखना, ट्रिपल सिस्टम किसको कह रहे थे, जब कह रहे थे कि एक स्टार तो है ही है कंप्राइजिंग अ ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ अ कंज्यूमिंग स्मॉल स्टार, और फिर एक सेकेंड स्टार भी है जो कि काफी दूर है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक, इतना समझो, ज्यादा हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ज्यादा इसमें जाएंगे नहीं डिटेल में। बस याद रखना 3 का सिस्टम, 2 का सिस्टम। ये आपका ब्लैक होल है, इस तरह का दिखता है। अब मैं आपको बता दूं, ये देखो इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आप लोगों की एक आर्टिकल ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अर्बन एरियाज में है ना उसमें हम देख रहे थे कि डिमांड थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, पर रूरल एरियाज में डिमांड ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन पे इसका फर्क पड़ता है। तो अभी अब क्या देखोगे, अभी थोड़ी सी क्योंकि दिवाली वाली होके गई है, फेस्टिवल सीजन गई है, तो अर्बन इंडिया में भी डिमांड्स बढ़ती दिखी है, सॉफन हुई है। तो ये कैसे पता चलता है ये डिमांड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इन्फ्लेशन बताती है रूरल और अर्बन एरिया में। इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है वो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो है ना वो जो बायर है उसके पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंज बताती है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन मेजर करने का तरीका है सीपीआई, तो वो जो हम लोग कंज्यूमर है ना बायर के पर्सपेक्टिव से बताता है। सीपीआई का डेटा कौन रिलीज करता है, तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस से रिलीज होता है ये। सीपीआई क्या मेजर करता है, तो मेजर करता है प्राइस में डिफरेंसेस, जैसे फूड, मेडिकल केयर, एडुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें डिफरेंसेस बताता है। तो आप देखो अभी यहाँ पे इस वाले सीपीआई को देखो रूरल और अर्बन एरिया में, ठीक, इन्फ्लेशन का डेटा देखो आप कि कौन कौन से इंडिकेटर, फूड और बेवरेजेस, पैन टोबैको और सॉरी पैन नहीं पान टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड मिसलेनियस, ये सारी कैटेगरीज में आप देख रहे हो इंडेक्स बता रहा है कि क्या वेट है और क्या इन्फ्लेशन रहा है। तो आप अर्बन एरिया और रूरल एरिया में देखोगे तो फूड और बेवरेज में सबसे ज्यादा आप देख सकते हो इन्फ्लेशन आता है, ठीक, कि फूड एंड बेवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव ऑटो सेल्स ग्रोथ दिख रही है
रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव है, ऑटो सेल्स की मतलब गाड़ियों की, 2 व्हीलर 3 व्हीलर रूरल एरियाज में लोग ले रहे हैं, बट अर्बन एरिया में आप माइनस में देख रहे हो। अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग ले नहीं रहे, और जब अर्बन एरियाज में इस तरह से डिमांड गिरती है ना, तो इन्फ्लेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। अब पर आप यहाँ चार्ट 2 में देखो कि किस तरह से रूरल इंडिया में डिमांड बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ ही रही है, पर अभी क्योंकि दिवाली वाली होके गई है तो अर्बन एरियाज में भी सॉफन हो रहे हैं डिमांड। ठीक है, सिर्फ याद रखना कि फूड एंड बेवरेजेस में आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है रूरल और अर्बन एरिया में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सीपीआई के बारे में बता दूं तो सीपीआई के सब ग्रुप्स हैं, ये तो इंडिकेटर हो गए, फूड एंड बेवरेज, पान टोबैको, ये सब सीपीआई के ना सब ग्रुप्स हैं। 4 तरह के सीपीआई कैलकुलेशन की बात हम लोग जब पढ़ते हैं तो देखते हैं, एक है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एक है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर, एक है सीपीआई रूरल लेबरर और एक है सीपीआई रूरल अर्बन और कंबाइंड। ठीक है, रूरल का जब हम देखते हैं तो सीपीआई रूरल बोलते हैं, अर्बन अर्बन बोलते हैं, कंबाइंड कंबाइंड बोलते हैं। इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर का सीपीआई कैलकुलेशन है ना, वो लेबर ब्यूरो कंपाइल करती है, लेकिन जो फोर्थ वाला है ना, ये रूरल अर्बन और कंबाइंड वाला, ये एनएसओ करती है। ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ये किसके अंदर आता है ये ऑफिस? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, मॉस्पी नहीं बोलते, मॉस्पी के अंदर। कभी कभी पूछते हैं बेस ईयर क्या है सीपीआई का, तो सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके आ जाए, वो ये है कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर अलग है। यहाँ पे ये आईडब्ल्यू है ना, इसका बेस ईयर 2016 है, इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था, लेबर ब्यूरो ने इसको चेंज करके 2016 कर दिया था, बट बाकी का जो है बेस ईयर 2012 है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डब्ल्यूपीआई वर्सेस सीपीआई, सिर्फ 2 पॉइंट्स बताना, 2 मेन पॉइंट्स बताना कि क्या डिफरेंस है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में। ठीक है, हम और ये चीज याद रखना, गवर्नमेंट प्रेफर करती है सीपीआई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, और फूड और बेवरेजेस सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई, ये आपके प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए ही मैं लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग एक बार वापस से दिमाग में बैठ जाए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी आज की कुछ न्यूज आर्टिकल थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की, और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए HLX1, ऑप्शन बी सजिटेरियस ए, ऑप्शन सी NGC 253 या ऑप्शन डी OJ 287। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं आपसे मिलूंगी डायरेक्टली नेक्स्ट सैटरडे को, तब तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो सारी मैं आपके लिए कलेक्ट करके रखूंगी। आप लोगों के लिए ईज के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो बताना, और तब तक ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम है एग्जाम के लिए, और सबको इस वैकेंसी का, बम्पर वैकेंसी का फायदा उठाना है। और वापस से मैं आप लोगों को छठ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। आई विल मीट यू नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।